अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन में उतरे थे और ना सिर्फ एक कॉम्प्रहेंसिव मंशूर उन्होंने पेश किया था बल्कि जारहाना मोड में नई सियासत का बयानिया बनाते नजर आए थे। मगर गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर ख़ास में जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनके लबो लहजे में वाज़ेह तब्दीली नज़र आई। एक तो वो धांधली को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नज़र आए और उन्होंने नून लीग को तंबी की डायरेक्टली कि अगर मीरपुर ख़ास में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की तो हम साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे, नताइज छीनेंगे। नवाज शरीफ पर भी उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगा दिया कि निगरान हुकूमत के लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और निगरान हुकूमत से वो मुतालिबा कर रहे हैं कि रायविंड में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहुँचाए जाएँ ताकि वो पहले से धांधली कर सकें। इसके अलावा उन्होंने MQM पाकिस्तान को नून लीग का सियासी सहूलतकार भी करार दे दिया कि वो तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं। MQM को भी उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके कारकुन पर एक आंच भी आई तो वो खुद अपने हाथों से इसका हिसाब लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्ज़ाम लगा रही हैं, वीडियो सबूत लेकर आ रही हैं। अता तारड़ साहब ने इस पर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने ये देखा कि मुक़द्दस किताबों पर पीपल्स पार्टी लोगों से वोट देने के वादे ले रही थी। तो इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो वोट की खरीदो फरोख्त की बातों में कितनी सदाकत है और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कंसर्न्स उठा रहे हैं धांधली के, तशद्दुद के, उनके लहजे में जो तब्दीली नज़र आ रही है उसके पीछे आखिर वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, बिलावल भुट्टो के धांधली के कंसर्न्स कितने सीरियस हैं या फिर उनके गुस्से की कोई और वजह है, कहीं कोई बात बिगड़ गई है? देखिए रामीन, कल जो हमने मीरपुर ख़ास में उनका देखा, उनका लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो कंटेंट था तकरीर का, या वो जो तकरीर में उन्होंने बातें की, उसमें ऐसे लग रहा था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि शुरू दिन से सबसे पहल तो इन्होंने की थी, उसने लेके ये कुछ डिफरेंट बिलावल यानी भुट्टो हैं। ये ठीक है कि कुछ देर पहले जो उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की है ना, तो वो वही तकरीर है जो कि उनको हम देख रहे हैं करते हुए, वही लबो लहजा वापस आ गया है। जी। कल की जो बात आप कर रही है ना, उसमें कुछ खास बातें हमें नजर आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये कहा ना कि मेरा मैंडेट मीरपुर खास में चुराया जा रहा है, जाएगा, और फिर अगर ये ऐसा हुआ तो फिर मैं ये करूंगा और फिर सहूलतकार के साथ ये करेंगे, ECP में जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना, इस किस्म की बातें हमने पहले सुनी हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और फलाना फलाना कर देंगे, और बाद में वही जो है ना वो यानी माफी तलाफी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ कि सियासत में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो सियासत होती है, इलेक्शन के दिन तक और उसके बाद वोटों की गिनती तक, फिर वोटों की गिनती के बाद नताइज के आपके जो होते हैं ऐलानात होते हैं, और जो फाइनल वो जो जिसको हम कहते हैं ना हतमी नजायज, उस वक्त तक कुछ फैसले पसे पर्दा होते रहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। तो कल जब हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि शायद कोई एक दो जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी मुतल्लिका जगहों पे कोई बात बन नहीं रही, या उनको पता लगा है कि सिंध जो है उसमें कहीं कहीं को डेंट पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें इसी प्रोग्राम में आप ही के इस ज़ेरे बहस में कम से कम 4-5 मरतबा हम ये बात कर चुके हैं कि सिंध जो है वो इतना ज़्यादा लाइटली ना लिया जाए। जरदारी साहब जो हैं या बिलावल साहब जो हैं, पहले सिंध को, अपने घर को, अपने वो जो गढ़ है उसको पहले यानी पक्का करें कि ये तो है। क्योंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि सिंध तो हमारा है, पंजाब जो है वो नून का है, और बलोचिस्तान जो है उसमें तो सरदार वगैरह और वो बाप वगैरह, और KPK में जो है वो फलाना होगा और PTI वगैरह, हम ये भूल जाते हैं कि वक्त बदल चुका है। वक्त बदल चुका है और उसमें वक्त के जो इस वक्त के तकाजे हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसमें आप कहां पे फिट हो रहे हैं। देखिए, ये गेम हो चुकी है, ये चार्ट बन चुका है, ये अवाम ने फैसला कर लिया हुआ है कि इस दफा क्या करना है। अब उसमें आप ये हल्का फुल्का डेंट ही डाल सकते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब हम जाते हैं नून की तरफ, तो वो जो पिछले दिनों कुछ थोड़ी सी चेहरे पे शिकन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है।
वो अब ऐसे लग रहा है कि वो अब मुतमईन हैं, उनको तसल्ली है, वो तशफ़ी के साथ बैठे हैं और वो आई लव यू टू वाली बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उधर मामलात जो है वो कुछ ठीक लग रहे हैं। साथ ही हमें जहांगीर तरीन साहब नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो आप शेर पे लगाएं या उकाब पे लगाएं, एक ही बात है। ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिनका मशहूर मारूफ जहाज जो है वो पीटीआई के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके तो को बिरयानी को कुलचे को इस तरह के कुछ यानी तिक्के पावे जो है वो किया करते थे। अब देखिए, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं ना कि वक्त के तकाजे उसके मुताबिक देखिए। फिर हमने ये देखा कि जो आपकी इस्लामी जमात है या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बड़े भरपूर तरीके से अब वो बता रहे हैं और मंशूर बता रहे हैं। अब उसमें जो जानने की बात है, जो समझने की बात है, वो मैं यानी इस वक्त आपके नाजरीन के लिए करना चाहूंगा कि जब हम वोट देने की बात करते हैं तो हमारे सामने होता है कि जी फलां पार्टी को वोट देना है, फलां पार्टी को वोट नहीं देना, हम सब ने मिलके इस पार्टी को या इस उम्मीदवार को हमने कामयाब बनाना है। सही। जो असल चीज है वो हमारे सामने नहीं आती। असल चीज क्या है? क्या असल चीज ये है कि आपने 99 को 100 करता है आपका वोट, 99 को 100 करता है। अपने वोट की अहमियत को नहीं हम जानते कि यही वो चीज है। वोट दूंगा मैं या वोट मैं दूंगी तो उसके बाद ये हुकूमत आएगी जो कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल तक, और इस हुकूमत ने बनानी है पॉलिसीज, ना सिर्फ यानी खारजा पॉलिसी बनानी है, अंदरूनी पॉलिसीज बनानी है। उन अंदरूनी पॉलिसीज में पेट्रोल का जो है वो ऊंच नीच होगी, उसमें आपके जो यानी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उस पर फर्क पड़ेगा, आपका बावर्ची खाना डायरेक्टली अफेक्ट होगा, आपके आलू प्याज टमाटरों की कीमत जो है वो उस पर फर्क पड़ेगा। तो आप जब हम वोट देते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि जी ये पार्टी हमें पसंद है, हमें इसका एहसास नहीं है कि इस वोट से मैं अपने आइंदा आने वाले 4 साल 5 साल को महफूज करूं। उसको अगर सामने रखूंगा ना, फिर मुझे पता लगेगा कि मेरे वोट की अहमियत क्या है। दूसरी बात इसमें यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम तकरीरें कर लेंगे, यानी आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है कि जी इस पार्टी को वोट देना है, इस उम्मीदवार को वोट देना है। अब यह है कि जब वोटिंग का वक्त आता है तो वो सारे तकरीर करने वाले तो सुबह उठते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे 12 बजे के करीब। वोटिंग तो उनके वोट तो वो देते नहीं है। तो दो बातें इस वक्त आपके नाजरीन से मैं और आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली बात यह कि अपने वोट की अहमियत को समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, यानी ऐसा ना हो कि जिस तरह पीछे होता आया है कि 6 महीने एक हुकूमत को आते हैं और आप सर पकड़ के बैठे होते हैं, यार इन्होंने तो मंशूर में यह बात की थी, यार मैंने गलत वोट दे दिया वगैरह। दूसरी बात यह कि वोट जरूर दें। मैं ये नहीं कह रहा नून को दें, उकाब को दें, MQM को दें, किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें और यह समझ के दें कि मैं अपने आइंदा आने वाले 3 से 5 बरसों का फैसला, जिसमें यह फैसला भी शामिल है कि गैस की और बिजली की कीमत कितनी होगी, यह है वक्त। ये मुझे पता है कि इस वक्त मैं इसका फैसला करूंगा, और जब आपको ये दो बातें पता लगेंगी रामीन, तो आप वोट देने जरूर जाएं। ज़ाहिर है क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। राव खालिद साहब, बैक टू द टॉपिक, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने कंसर्न्स उठाए हैं, ये वाकई धांधली के खदशात हैं या फिर असल में अश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं, ये मामला है? और साथ ही इसका भी ज़रा तस्करा कर दीजिएगा, जो अता तारड़ साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ मुबैना वीडियोज़ वो सामने लेकर आए, क्या इलेक्शन की शफाफियत पर अभी से सवालात उठ रहे हैं? जी, अता तारड़ साहब का तो वो इशू हो गया कि उनके अपनी एक वीडियो आ गई, उनके कोई दफ्तर की किसी ने दे दी कि वहाँ पे नोट तकसीम हो रहे थे, तो वो फिर उससे चपकले शुरू हुई उनकी। फिर शैला रज़ा साहबा ने उस पर कुछ बोला, फिर इस तरह अब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसमें वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि वो वोट खरीद रहे हैं और उनको हौसला हो रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में 4 वोट पड़ गए, तो अब ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हल्के की बात है, ये इल्ज़ामात जो अभी इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन ये एक सीरियस मसला इस तरह से हो सकता है कि अता तारड़ कोई आम कैंडिडेट उनके नहीं है, बड़े ब्लू आइड हैं आजकल, कितना अरसा रहते हैं, ये बात की बात है, क्योंकि वहाँ तलाल चौधरी साहब भी थे, दारियाल अजीज़ साहब भी थे, ज़ुबैर साहब भी थे, तो अब वो पता नहीं कहाँ हैं। तो ये अभी उनका इस तरह से एतराज़ उठाना, एक ये भी हो सकता है कि जो
बिलावल साहब ने एक मुस्तकिल निशाना बनाया हुआ है मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को, तो उसका जवाब भी एक जवाब के तौर पे भी वो उसकी आड़ में वो उनको भी शायद जो बुरा भला कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं बिलावल साहब के लहजे की तरफ। जी जी। उसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक ऑब्वियस रीज़न है वो सिंध में है और ये हल्के जिसमें वो खिताब कर रहे हैं वो MQM के साथ उनका है टाकरा बुनियादी तौर पे। वो उसको एक कौमी जमात के तौर पे दिखाने के लिए तो शायद उनको हो कि कुछ सिंध में कुछ ऐसी सीटें जहाँ पे मुकाबला सख्त है तो वो नून को या MQM को दे के कोई एक तासुर पैदा किया जाए कि ये कौमी जमात बन चुकी है। इस तरह KP में या बलूचिस्तान में भी हो। बलूचिस्तान का भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वो बलूचिस्तान में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो सिंध और बलूचिस्तान 2 सूबे अगर उनके पास होंगे तो उनकी न्यूसेंस वैल्यू बड़ी बढ़ जाएगी उस तरह से। अच्छा। तो बलूचिस्तान में भी उनको शक है कि कोई गड़बड़ हो सकती है उनके खिलाफ। एक और बात ये हो सकती है जो पॉसिबली जो हम समझते हैं कि जो वादे वईद किए गए वो पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा वो बीच में अचानक वाले साहब से नाराज़ होकर दुबई चले गए थे कैंपेन के दौरान। तो उसके बाद उनको वो फैमिली सारी इकट्ठी हुई, बात हुई, उनको तसल्ली दी गई होगी कि नहीं जो आप समझ रहे हैं उस तरह नहीं हो रहा। तो जो उनको उस वक्त वादे वईद किए गए होंगे तो उसके शायद उनको अब लग रहा हो कि वो जिस बहला फुसला के उनको जो वापस लाया गया है तो वो बात उस तरह से तो नहीं बन रही, ये तो मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। तो शायद वो गुस्सा भी उनमें आ गया हो। लेकिन आप दूसरी तरफ जरदारी साहब की जो है पसे पर्दा काविशें उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो इस पूरी सिचुएशन में अपने लिए बेहतरीन डील लेने की कोशिश कर रहे होंगे यकीनन। अच्छा। और उसमें वो कंप्रोमाइज किस किस्म का करते हैं, बिलावल पे कंप्रोमाइज करते हैं, बिलावल के कैंडिडेचर एज प्राइम। जी वो वही मैं बताने लगा कि बिलावल के कैंडिडेचर पे अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उन्हें कंप्रोमाइज करना है तो जो मिनिमम डील पॉसिबल हो सकती है वो बलूचिस्तान सिंध तो है ही। अच्छा। साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हो सकती है, वो अपने लिए या अपनी बहन के लिए कह सकते हैं। यानी एक कैंडिडेट के तौर पे उनको पेश कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। लेकिन जो कंक्लूजन है वो इस सारी गेम का मुझे यही नज़र आ रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो पहले जैसे था ना सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो मुझे लगता है कि ये फिर पीपल्स पार्टी ये सादत हासिल करेगी कि वो सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए नून के साथ जो है ना वो मिल के मामला चलाएगी अगली हुकूमत जो क्योंकि हंग पार्लियामेंट का एक नजर आ रही है चीज और उसमें सारी कैंपेन पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ चला रही है, नेम एंड शेम कर रही है, शेर को बिल्ली कह रही है, कैसे बैठेंगे साथ? हमारी आर्काइव में ऐसी तकरीरें भरी पड़ी हैं इनकी एक दूसरे के खिलाफ कि वो बंदा सुन भी नहीं सकता एक वन गो में। ऐसी सड़कों पे घसीटना और पेट फाड़ना, उल्टा लटकाना और दरिंदा करार देना, पंजाब को तोड़ने वाला करार देना, ग्रेटर पंजाब के ख्वाब देखने वाला करार देना और पता नहीं क्या क्या कुछ उनके बारे में। सही बात है। यानी ये कहते रहे एक दूसरे को। तो वो तकरीरों पे ना जाएं इनकी। ये है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। तो जब हुकूमत बनाने की बारी है, क्योंकि आप देखें पूरी एफर्ट क्या हो रही है। हम पहले भी बात कर चुके हैं मंशूर में, बाकी चीज़ों में क्या सलूशन है इनके पास इकॉनमी के हवाले से, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के हवाले से, गरीब आदमी की रोज़गार की सूरत बेहतर, उसकी माशी हालात बेहतर करने के हवाले से, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के हवाले से कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ तकरीरें हैं, वो तकरीरें किए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ करके। तो इसी तरह बेच बुझ के फिर इकट्ठे होके आ जाएंगे और वही चलेगा। हुकूमत लेना बुनियादी यही हमें कहना चाहिए कि तकरीरों पर ध्यान ना दें, कान ना धरें, बल्कि फिर कारकर्दगी को देखा जाए। साकिब ये बताएं कि जो मेरा ख्याल है लोग बहुत सियाने हो चुके हैं, वो बातों पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, सही बात है। साकिब ये बताएं कि वोटों की खरीदो फरोख्त की जो बातें चल रही हैं, जो वीडियोज़ आई सामने, अता तारड़ साहब ने कुछ वीडियोज़ रिलीज़ की, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से अता तारड़ के ऑफिस की कुछ वीडियोस आ जाती हैं, क्या चल रहा था? वो एक हल्के की हद तक मामला है बज़ाहिर जो है वो, उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने उसने नोटिस भी लिया है, नोटिस जारी भी किए हैं, उस पर आगे फर्दर जो है वो हेयरिंग भी होगी और फर्दर इसको प्रोब भी किया जाएगा। इस वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से एक और दिलचस्प किस्सा भी आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन उससे कबल
आज एक टीवी चैनल्स पे जब कराची की सूरत हाल पे बात हो रही थी कि वहाँ पे बारिश की वजह से जो मुश्किलात शहरियों को सामना करना पड़ा और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो ये खबर जब चल रही थी तो उसी के साथ एक ऐड भी चल रहा था कि चुनो नई सोच को, जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से एक इश्तिहार जो है वो आ रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पर कि नई सोच को चुने। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों का अगर मिलाकर अगर देखें आप तो वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 2008 से ऑनवर्ड वो भी उनको बतौर जो है वो एक पेश करनी चाहिए थी मुल्क भर के लिए कि हम जो है वो ये कर सर्व किया है हमने सिंध में और अब मुल्क के लिए हमें क़यादत दें तो हम जो है वो उसको आगे लेकर चल सकते हैं। जो आपने खरीदो फरोख्त की बात की, ये मामला पूरे इलेक्शन को अफेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक हलके का मामला है, उसको इलेक्शन कमीशन देखेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं कि वोटों की खरीदो फरोख्त या जो इस किस्म के जो मामलात थे, माजी में सेनेट के इलेक्शन हुए थे, सेनेट के इलेक्शन में वहाँ पे कोई वीडियोस आई थी जिन वीडियोस में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं उनका नाम था, पीटीआई के एक दो लोग थे, तो 3-4 लोग थे, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था और वो मामला जो है वो आज तक जो है वो इस्लामाबाद की कचहरी में पेंडिंग है, उसमें कुछ नहीं हो सका। और वो वीडियो के सबूत आए थे कि उसमें पैसे जो है वो बांटे जा रहे हैं बाकायदा तौर पर सेनेट इलेक्शन के लिए। तो ये भी बड़ा एक अजीब सा सिलसिला है कि वो मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 3 साल पहले की। तो इस किस्म की जब चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल ये मामला आया है, तो इसको इन डेप्थ प्रोब करके, बेशक एक हल्के की हद तक को इन डेप्थ प्रोब करके जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको एक तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा का प्रोसेस फिर वही है कि वो मामला जिस केस को आप जो है वो कंक्लूड करना चाहते हैं वो चंद दिनों में कंक्लूड, और जो नहीं करना चाहते तो 4 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो रवैया है ये भी मेरा ख्याल में इसको देखा जाना ज़रूरी है। एक और बात के जो बिलावल हैं उनकी जो एक तो कुछ अर्सा कबल भी जो बिलावल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की थी, फिर दुबई गए और वापस आए। तो ये जो इनसाइड पीपल्स पार्टी उतार चढ़ाव मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो सिंध है, सिंध को हर सूरत सिक्योर करके फिर बेहतर जो है वो मरकज में या बलोचिस्तान में कोई इत्तेहादी सेटअप बनाने की कोशिश में है। लेकिन बिलावल जो है वो अपनी तकारीर में कहीं जो उतार चढ़ाव हमें नजर आ रहा है, कल मीरपुर खास की तकरीर, आज की तकरीर और इससे पहले की जो तकारीर है, और खास तौर पर इसी के साथ वो जहां पे नून लीग को कर रहे हैं वहां पे पीटीआई को भी कर रहे हैं कि वो जो नफरत की सियासत है, तो ये वो उस पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि नफरत की सियासत को हमने खत्म करना है। तो जब वो नफरत की सियासत कहते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही पेज पे जो है वो नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तकरीर हो रही हैं, जो सख्त जुमले हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात हैं, ये एक पॉलिटिकली वो उसको इस्तेमाल करती हैं, जो माजी में भी सियासी जमातें करती रही, बल्कि इससे भी सख्त जो है वो इल्जामात लगाते रहे। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब वो कहते हैं कि नफरत की सियासत हम नहीं करेंगे, हम जिस तरह का पीटीआई या इमरान खान साहब जो है वो लेके आए, माहौल लेके आए, उस माहौल को आगे जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कल जब 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे तो कोई भी सिचुएशन होगी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी हो सकता है बैठने के लिए तैयार हो जाए, आपस में मुज़ाकरात भी करें, चीजें आगे भी बढ़े। इसका जो है वो मेरा ख्याल है इतना फर्क जो है वो नहीं पड़ता। नाजरीन जरा डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे अगले सेगमेंट में, यहाँ वक्त है विदास। वेलकम बैक नाजरीन। सारी जमातें भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, अपने अपने मंशूर पेश करती नज़र आ रही हैं, एक दूसरे को टफ टाइम देती नज़र आ रही हैं, अपने दौरे हुकूमत के गुण गाती और शहरों सूबों के मवाज़ने करते नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग वाले हमसे मनाजरा करें, और नून लीग वाले ये कहते हैं कि आप सिंध और पंजाब, कराची और लाहौर का मवाजना कर लें तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। और फिर नून लीग के हक़ में नाजरीन की टाइमिंग चेक करें कि कल रात कराची में बारिश हो जाती है और पूरा शहर पानी में डूब जाता है। शहर में निकासी आपकी इतनी
इतनी बुरी सूरत हाल नज़र आई कि नून लीग को ये मौका मिल गया कि वो अपने मवाज़ने को एक बार फिर पक्का कर लें। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पूरा फ़ायदा उठाते हुए कहा कि कल कराची में पानी का ठाठे मारता समुद्र तबाही का मंजर पेश कर रहा था। कराची की बारिश ने हमारा मवाजना कर दिया है। तो सवाल नाजरीन हमारा यह है कि इन मवाजनों मनाजरों की जंग में कौन जीतता नज़र आ रहा है? क्या इन मवाजनों मनाजरों से अवाम को लुभाया जा सकता है? और दूसरा ये कि इन मवाजनों मनाजरों के बलबूते पर कोई पार्टी जीत भी जाती है तो उसके बाद उस पार्टी के लिए हुकूमत बनाना और उसको चलाना क्या उतना ही आसान होगा जितना ये मनाजरे मवाजने करना लगता है? राव खालिद साहब, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? मनाजरा तो हुआ नहीं, लेकिन कराची में जो रात को बारिश हुई है, आप समझते हैं कि एक अच्छा मवाजना हो गया? देखिए रामीन, बड़े अफसोस की बात है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये मवाजना और मुकाबला सड़कों, नालियों, मोटरवेज और इन चीज़ों का कर रहे हैं। चारों सूबों के गरीब लोगों को इकट्ठा बिठाएं और फिर उनका मुवाजना करें। चारों सूबों में किस मुल्क, किस सूबे के लोग ज़्यादा गरीब हैं या ज़्यादा बुरी हालत में हैं, आपको शायद ही कोई फ़र्क नज़र आए। तो ये क्या मुवाजना मुकाबला हुआ? आप बताएं ना जी, हमने गुर्बत में इतनी कमी कर दी, हमने लोगों को इतना रोज़गार दे दिया, हमने कितने लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर ले आए। ठीक है, ये मुवाजना करें ना आप। ये क्या है, आप सरकार का रेवेन्यू इकट्ठा करके लगा के और उसमें से कमीशन खा के अपने महलात भी बनाते हैं, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे साथ मुवाजना कर लो। आप IPPs बनाते हैं, उसके ऊपर हमारे सर पे एक इतना बड़ा वो वज़न रख के चले जाते हैं आवाम को डुबोने के लिए और उसके सर्कुलर डेट में हम धंसते चले जाते हैं। उसका मुवाजना आप कह रहे जी कर लो। आप मेट्रोज़ बनाते हैं, रेलवेज़ बनाते हैं सब्सिडी के ऊपर, उसके अरबों डॉलर के लोन हम पे कर रहे होते हैं। मोटरवेज़ को आप गिरवी रख के लोन लेते हैं, वो फिर आवाम पे कर रही होती है। तो ये क्या मुवाजना है? ये लोगों का करें मुवाजना लेके। मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कहता हूँ, चारों सूबों के गरीब लोगों को लेके आए और किसी फ़र्क नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा कि हाँ जी, इस सूबे वाले ने बड़ा अच्छा काम किया और फलां सूबे वाले ने अच्छा काम नहीं किया। एक जैसे हैं सब हर जगह पे। आपको एक तरह के मजबूर जो कहरज़दा लोग मिलेंगे, भूख उसी तरह से है, बदहाली उसी तरह से है, ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी जिस किस्म का बन गया पैराफर्नेलिया, उसमें वो पुलिस के जुल्म व सितम का शिकार है जिस तरह से, या हाई हैंडेडनेस, जो तगड़े लोग हैं उनकी हाई हैंडेडनेस का जिस तरह से शिकार है। तो ये कोई मुवाजना मुकाबला नहीं है। बातें सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आपस में एक वो नूरा कुश्ती शुरू करते हैं। हालत की है, जाहिर है KMC की कारकर्दगी भी सबके सामने है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर कल भी हम रिपोर्ट कर रहे थे, कल न्यूज़ में भी हम ये चीज़ें देख रहे थे कि मशीनरी ही नहीं आई थी सड़कों पर। रात हो चुकी थी, बारिश को ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो गई थी, मशीनरी सड़कों पर नज़र नहीं आ रही थी, लोग फंसे हुए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी अच्छी है भी नहीं कराची की अगर बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक कौमी मसला है हमारा। कराची को दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया में मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है। पूरी दुनिया में उनको संभाला जाता है, बनाया जाता है। इंजीनियर्स होते हैं जो रोड इंजीनियरिंग करते हैं, जो पानी की निकासी की पूरी इंजीनियरिंग करते हैं। मशीनरी की अवेलेबिलिटी उस शहर की ज़रूरियात के मुताबिक होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन हम नहीं करते। हमें 4 दिन अभी लिख के रख ले, ये 1000 दफ़ा हो चुका है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये होगा, 4 दिन वावेला मचेगा, बारिशें रुक जाएंगी, फिर हो जाएगा, फिर जून जुलाई में दोबारा बारिशें होंगी, फिर हम इसी को डिस्कस कर रहे होंगे कि ये देखें कुछ नहीं हुआ। ये करना नहीं चाहते, यानी वो काम करना ही नहीं चाहते जिससे बेहतरी हो। कोई बेहतरी की प्रपोजल दें, कहेंगे हाँ ज़बरदस्त, लेकिन इनको पता है इससे बेहतरी हो गई तो फिर हमारा चूरन कैसे बिकेगा, हम लोगों को ये कैसे बेचेंगे। देखें जी, आप बारिश में फंसे हुए थे, हमने आपको निकाल लिया। भाई बारिश में फंसे क्यों हैं, पहले ये बताओ ना। बारिश में फंसते क्यों हैं लोग? पानी खड़ा क्यों होता है? पानी की निकासी तो बाद में आती है ना, कि उसको आपने निकाला नहीं निकाला, मशीनरी आई नहीं आई। पहले एक नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम तो है ना। लाहौर में था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंबे लंबे बूट पहन के जाते थे गलियों सड़कों में, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और ये जिसको सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, यकीनन उसका कोई मशीर अच्छा था। उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए, वो पानी भी इस्तेमाल होता है। अब उस तरह से पानी खड़ा नहीं होता लाहौर में। तो इस तरह की टेक्निक्स दुनिया भर में मौजूद है। कोई नया मेट्रोपॉलिटन बन गया क्या? कोई नए शहर बन गए? कोई नया पानी आ गया जो सड़क से निकलता ही नहीं? वो कहता है मैंने सड़क पर ही रहना है, मैंने गटर में नहीं जाना। तो ये नीयत की बात है, ये कोशिश की बात है। सिर्फ वादे दावे करने से कुछ नहीं होता। अमलन कुछ करके दिखाएंगे तो लोग यकीन करेंगे हाँ जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, ज़ाहिर है नैरेटिव बनाना
बनाना तो आसान काम लगता है, हुकूमत बनाना और चलाना भी आपको आज की तारीख में उतना ही आसान काम नज़र आ रहा है? और अगर वाज़ेह अक्सरियत ना हुई किसी भी पार्टी के पास तो फिर क्या होगा? देखिए, ये मवाजने की पहले बात कर लेते हैं। एक लिटमस टेस्ट जो है वो आपको बताते हैं जी, उससे पता चल जाएगा कि ये नून की और पीपी की बात नहीं है, ये तमाम हुक्मरानों की बात है। ये तमाम सियासी जमातें जिन्होंने के 1947-48 से लेके आज तक इस्लामाबाद में और प्रोविंसेस में अपनी हुकूमतें बनाई और कुर्सियों पे बैठे, उन सब का मवाजना हो जाएगा। अभी तो बात हो रही है ना दो पार्टियों की, उन सब का मवाजना हो जाएगा इस लिटमस टेस्ट से। अच्छा, पहला सवाल ये कीजिए अपने आप से कि 1947-48 से लेके आज तक सियासतदान और हुक्मरान अमीर हुए कि अवाम? 1947-48 से लेके आज तक सियासतदानों की हालत और उनके खानदानों की हालत बेहतर हुई या मेरे अवाम की हुई? ये लिटमस टेस्ट इतना आसान है और आपको पता चल जाएगा। सही है। तो मवाजना करना है तो जरा इस तरह से कीजिए कि आपको पता लगे। सिर्फ दो पार्टियों की बात नहीं, पूरे मुल्क में, और ये सिर्फ आज और 2013, 2018, 2017 की बात नहीं, ये पूरी की पूरी तारीख उठा लीजिए पाकिस्तान की, उसमें आपको मवाजना करने के लिए ये लिटमस टेस्ट मैंने दिया है, आपको साफ समझ आ जाएगा। और ये जो दूसरी बात होती है ना, जब हम मंशूर में बताते हैं मैंने इतने पुल बनाए, मैंने इतने सड़कें बनाई, हमने सिंध को फलाना कार्ड दिया, ये किया वो किया, मेरा लिटमस टेस्ट का दूसरा सवाल सुनिए जी। क्या आपने पुल बनाए, आपने ये जितना भी आपने तरक्याती प्रोग्रामों की बात करते हैं, फलाना कार्ड दे दिया, फलाना ये कर दिया, अपनी जेब से दिए? मैं हैरान होता हूं ये देख के कि ये चूरन बिक रहा है। वो कैसे कि जी देखें जब हम आए थे तो ये चीजें हुई थी। ओ बाबा, आपने जो ये की थी सारी चीजें, जितने डेवलपमेंटल प्रोग्राम आपने किए, क्या वो आपने अपनी जेब से, अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के किए या वो अवाम के पैसे हैं, मेरे और आपके पैसे हैं, और सारी अवाम उसमें टैक्स वगैरह देती है, पैसे जमा होते हैं? तो इस पे आप इतना ठस्सा क्यों दिखाते हैं कि जी, और इस पे आप इतना गुरूर करने की जरूरत क्या है और इसको बताने की जरूरत क्या है? असल चीज ये है कि आपको अगर अवाम की खुशहाली मतमए नजर हो, आपके सामने हो कि अवाम में बेहतरी लानी है, तो आप अपने माजी को नहीं याद करते, आप अपने हाल की बात करते हैं और फिर मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं कि जी ये करेंगे, और डूएबल प्लान्स बताते हैं। मैं मिसाल देता हूं, और फिर इतना कंफ्यूजन है। मिसाल के तौर पे मैंने एक आवाज सुनी कि हम, जब हमारी हुकूमत आपने हमें बना दिया, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। मैं उस वक्त सोच रहा था ये किसकी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं? ये पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, ये अपनी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, ये किसकी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं? पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि ये नहीं बताया कि स्कूल टीचर्स की तनख्वाह या आपका जो उजरत पे यानी दिहाड़ी में मजदूर काम करता है उसकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे। दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कैसे करेंगे? और तीसरा सवाल ये है कि आपने जब ये कहते हैं कि मैं जब वजीर आजम बनूंगा तो मैं आपकी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा, तो जिस प्रोविंस में आप हैं इतने अरसे से, जिस प्रोविंस पे आप डील का रोल कर रहे हैं, क्या उधर की तनख्वाह बढ़ाई है आपने? हाँ, सही बात है। और चौथी बात कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त आपको ये सारी चीजों का ख्याल नहीं होता कि अगर मुल्क की बेहतरी सामने है। देखिए, जो अपोजिशन होती है ना, उसका भी उतना ही रोल होता है। आप सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस को देखते हैं, उसी को सवाल करते हैं। आपने अगर मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए कुछ करना है तो अपोजिशन में रह के क्यों नहीं करते? और जब आप अपोजिशन में रह के करेंगे तो आपको होगा कि आइंदा हमारी हुकूमत बन सकेगी। लोग कहेंगे हाँ भाई देखो, ये हुकूमत में नहीं थे लेकिन इन्होंने अपोजिशन में रह के भी काम किया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी आसान है समझनी। मसला ये है कि हमारी अवाम जो है वो मजबूर है। यकीन कीजिए कि अगर एक शख्स को ये पता हो कि 2 वक्त का खाना मुश्किल है, वो इन चक्रों में, वो इन यानी तज्जियों में कैसे पड़ सकता है? उसको तो ये मुसीबत पड़ी हुई है कि दवाई के पैसे नहीं है,
उसको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि माँ को डायलिसिस करवाना है और ऑलरेडी मेरे इतने पैसे लग चुके हैं। जो मुफ्त अस्पताल है, वो जो सेहत कार्ड था, पहले वो जाते थे, वो कहते थे पहले आप जाके टेस्ट करवा के लाएं फिर करेंगे, और दूसरी बात ये कि जब मरने के करीब होंगे तब आइएगा। बिल्कुल सही बात है कि उसको आप बता रहे हैं कि जी हम तनख्वाहें दुगनी कर दें। हुकूमत में आके पॉलिसीज बनाना मुश्किल काम होता है। साकिब, भी जो कराची में रात को हुआ है, जाहिर है ये बारिशें वगैरह तो होती रहती हैं, हालात भी हम देखते रहते हैं जिस तरह के होते हैं, मगर इससे पीपल्स पार्टी की कैंपेन आप देख रहे हैं मुतासर होती हुई, जिस तरह से नून लीग भी इसके ऊपर बयानियां बनाना शुरू हो गई है? मुतासर तो कुछ ना कुछ तो यकीनी तौर पर होगी। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा जो है वो उसको मुनाजरे का चैलेंज दिया था, और उस चैलेंज के बाद ये मामला जो है वो हुआ है, और ये रियलिटी है कराची की। इससे कबल भी कराची में जब भी बारिशें हुई तो इस किस्म की सूरत हाल वहाँ के जो लोग हैं वो बताते भी हैं और रिपोर्ट भी होती है, और ये चीज़ यकीनी तौर पर बिलावल के उस दावे को इफ़ेक्ट करेगी जो उन्होंने मुनाजरे के लिए जो है वो किया था, और उसको मवाजना जो है वो कर रहे थे, और वो डेफिनेटली जो मुनाजरे में बताना चाह रहे थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं या पब्लिक को सर्व किया है, अवाम के लिए जो काम किए उन्होंने, उसका मवाजना वो पंजाब में या जो नून लीग है उसने जो यहाँ पे काम किए हैं उससे मवाजना करना चाह रहे थे, तो वो असर तो यकीनी तौर पर होगा। लेकिन इसमें एक जो सवाल आया था कि मवाजने की बात में मैं थोड़ा सा इसको खोलूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पूरे मुल्क की जमात जो है वो अपने आप को कहती है, नून लीग भी यही कह रही है, लेकिन इस सारे तनाजुर में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यकीनी तौर पर वो उनकी हुकूमत नहीं थी पिछले अरसे में, या उनका इतना स्टेक नहीं था, लेकिन हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सिंध और पंजाब को आप देख ले, या सिंध का अंदरूने सिंध या पंजाब का भी ये जीटी रोड वाला जो इलाका है, इसको ज़्यादा जो है मवाजने के तौर पर पेश किया जाएगा। जो नून लीग है वो जो जनूबी पंजाब है उसको भी मवाजने के लिए पेश नहीं कर सकते, और सिंध अंदरून सिंध जो है पीपल्स पार्टी उसको मवाजने के लिए पेश नहीं कर सकती। इसी तरह जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान तो बिल्कुल इग्नोर है कि बलोचिस्तान में भी तो हुकूमतें आती रही जाती रही, कभी बाप बना, कभी दूसरी पार्टीज आती रही, मुस्लिम लीग नून भी थी 2018 तक, उन्होंने कोलेशन बनी, फिर उसके बाद पीटीआई भी वहां पे आई, लेकिन उसके मवाजने की कोई बात नहीं करता। और वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या हुआ, आगे क्या लाया अमल है, क्या पॉलिसीज हैं, कुछ पता नहीं है। बात आगे खैबर पख्तूनख्वा की, नाज़रीन ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके बाद निगरान हुकूमत रुखसत हो जाएगी और एक इलेक्टेड हुकूमत मैदान में होगी। जो इस वक्त सूरत हाल है, ऐसे में यही समझा जा रहा है कि कोई जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत होगा। लेकिन इस अरसे में निगरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी कैसी थी, इसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत की जानिब से अपनी मुआशी कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से इक़दामात का मुल्क को कितना फ़ायदा पहुँचा और कैसे मामलात अब बेहतरी की तरफ गामजन हैं। डॉलर की कदर में कमी हुई, सरमायाकारों में एतमाद बढ़ा है, तजारती खसारा कम हो रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में भी नुमाया इजाफा हुआ है और मुल्क की बरामदात में 27% इजाफा हुआ है। तो अपने तजिया कारों से जानते हैं कि उनको निगरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी कैसी लगी। जी नज़्म साकिब साहब। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत है ना, इसको इदारों की पूरी हिमायत हासिल थी, ब्यूरोक्रेसी की हिमायत हासिल थी, और ये जो रिपोर्ट आई है ये हमने भी पढ़ी है जी। इसमें ज़्यादातर बातें यूँ समझिए कि 70% बातें बिल्कुल सच हैं। ठीक है। जो असली बात है ना, जो आइंदा आने वाली हुकूमत की आपने बात की है और मुआशी बहाली की है, उस सिलसिले में एक स्टेटमेंट आपको यानी बताना चाहूँगा जो हाल ही में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने दी है। उन्होंने ये कहा कि जी सियासी जमातों के तमाम मंशूर दूर अंदेशी से आरी हैं। तमाम सियासी जमातों के तमाम मंशूर दूर अंदेशी से आरी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के 2-3 दिन बाद जब हम SIFC की मीटिंग देखते हैं और उसमें 2030 तक की विजन दी जाती है, आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए कोई चारा बचता नहीं है। ठीक है, FBR के बारे में इस्लाहात जो हैं वो हो गई, और उसमें एक हैरानी की बात ये नजर आई कि नून लीग कह रही है कि 8 से 12% कर देंगे टैक्स टू GDP रेशो। ये जो आई है FBR की इस्लाहात, ये 12 नहीं
ये 15% की बात कर रही है। लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है कि ये जो ऊपर से पैसे बनते थे, खासतौर पे इनकम टैक्स वाले, कस्टम्स वाले हमारे दोस्त जो हैं बड़े सख्त परेशान है। अच्छा, अब ये है कि जो नई हुकूमत आएगी, जो आपने यानी बात की है, जो असली हमारा यानी इस वक्त है फोकस है कि नई हुकूमत ने इन पॉलिसीज को लेके चलना है। अब उसमें फैसले कैसे होंगे? क्या पीडीएम की तरह की बात होगी कि एकदम से मिनोअन जो है वो सारी बातें मानी जाएंगी, या कोई पुट फुट डाउन करेगा और कहेगा जी मैंने नहीं मानना? ये देखने की बात है। लेकिन पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेरा अपना जाती ये है यानी तजुर्बा, और यानी मेरा ख्याल ये है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि जो नई आने वाली हुकूमत है उसको इन पॉलिसियों को आगे चलाना चाहिए, वरना वही होगा जो नई हुकूमत आती है सड़क तोड़ती है और उसके बाद दोबारा से सड़क बनती है। इस तरह नहीं करते, जो चल पड़ा है सिस्टम, जो चल पड़े हैं हालात, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है राव खालिद साहब, सियासी जमातों के लिए क्या पॉसिबल हो सकेगा इन पॉलिसीज को सस्टेन करना? क्योंकि उनको एक तो सारे स्टेक होल्डर्स को राम रखना होता है, फिर कुछ पॉपुलर डिसीजंस उनको लेने पड़ते हैं। जी, यही सबसे बुनियादी बात है। अब देखें, ये जो कारकर्दगी है इस निगरान हुकूमत की, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं जितनी भी हैं, वो री एम्फसाइज करती है इस बात को कि अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए, और अब जब पॉलिटिकल विल होती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हमारे यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। टैक्स कलेक्शन के हम दुनिया भर के सारे मॉडल इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं होती इसलिए हम टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो SIFC है बुनियादी तौर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इदारा है। मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी उनकी होती है, अपनी कंपल्शंस होती हैं, ज़रूरत होती है, सियासी ज़रूरतें, ये जो मुँह जोर घोड़ा होता है ना सियासी हुकूमतों का, इसके ऊपर ये एक SIFC की काठी अगर रहेगी और लगाम रहेगी तो मेरा ख्याल है ये सीधे रास्ते पे चलेगा और फिर इसको बेहतर किया जा सकता है। हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें कंटिन्यूटी चाहिए पॉलिसीज़ में, और इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC ने बड़ा अच्छा उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ आप फिर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो फिर वो चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी, और इसलिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है SIFC के होते हुए और इफेक्टिवली होते हुए ये चीज़ें ठीक चल पड़ेंगी। ठीक है साकिब, निगरान हुकूमत के दौर में मुआशी इशारे कैसे देखे फिर आपने? एक तो जो निगरान हुकूमत थी, उमूमी तौर पर इनके पास ये इख्तियार नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्शन को और डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए उनको रखा जाता है। लेकिन इस निगरान हुकूमत को पीडीएम की हुकूमत ने जाते हुए कुछ इख्तियारात दिए, जो इक्तसादी जो पॉलिसीज थी उनको आगे बढ़ाने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट SIFC जो उसका रोल है, और 2030 का जो विजन दिया है उन्होंने, 2030 का विजन ये बताता है कि जो इक्तसादी जो पॉलिसीज बन रही हैं, और ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक के साथ जो इक्तसादी ताल्लुकात हैं उनको कंटिन्यू रखना, और जो आने वाली हुकूमत है उनको वो आगे बढ़ाएगी, बज़ाहिर ये लग रहा है। और इस दौरानिये में भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन पर स्टैंप जो है वो लगेगी अब जब मुंतखब हुकूमत आएगी और वो उसको आगे बढ़ाएगी, और उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ भी वो देगी, और उसके बाद जो है वो मईशत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, और उसके लिए सबसे बड़ा सियासी इस्तेहकाम जो है वो ज़रूरी है, ताकि स्टेबल हुकूमत जो है वो बेहतर माशी पॉलिसी जो है वो बना सकेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? देखिए रामीन, 3 दिन बाद इलेक्शन है, कोalition गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है, कौमी हुकूमत बन रही है। ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो मखलूत हुकूमत बनेगी, ये इत्तिफाक राय किस तरीके से हासिल कर सकेगी, ये है ज़रूरी सवाल, गैर ज़रूरी सवाल। हमने देखा कि बिजली चोरों, गैस चोरों और स्मगलिंग के जो सारे हिसाब किताब थे, उनके पीछे हुकूमत पड़ी, और बहुत सारा हमें पता पकड़ धकड़ भी हुई और उसका फ़ायदा भी हुआ, डॉलर की हिसाब किताब भी नीचे आए। क्या वो सिलसिला ख़त्म हो गया है, और क्या ये फ़ैसला भी और इसकी कंटिन्यूएशन भी आइंदा आने वाली हुकूमत करेगी, या निगरान हुकूमत जो है उसके ये इरादे अभी तक कायम है? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।